ये पहली बार नहीं है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, बट बहुत टाइम से अभी हमें स्पेकुलेशन में भी थे कि अमेरिका ईरान के ऊपर वापस से अटैक करने वाला है, बट ये इतनी जल्दी होगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स विद इशिता। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान को कंप्लीटली तहस नहस या फिर खत्म करने का निर्णय उठा लिया है। आज के सेशन में हम सारी डिटेल्स जानेंगे कि ये जो अटैक किया है अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर, इसके पीछे पूरा कारण क्या था, इसके पीछे क्या वो असेंशियल और इंपॉर्टेंट रीजंस थे कि ये अटैक उन्होंने करा। देखो, अमेरिका हमेशा ये बोलता है कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को खत्म करना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ हम अपनी कंट्री में पीस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। बट यहां पर ये जो इजराइल के साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं, और दूसरी बात वो सबसे बड़ा पॉइंट ये उठाते हैं कि अगर हम ईरान के पास में इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप होने का मौका देंगे तो ये अमेरिका के लिए नहीं, पूरे के पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा डेंजरस साबित होने वाला है। क्योंकि देखो, एक टेररिस्ट करार कर दिया गया एक कंट्री, आप समझ सकते हैं, जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटी सबसे ज्यादा चल रही है, वहां के अगर रजीम के पास में ये न्यूक्लियर पावर अगर वो हार्नेस कर लेते हैं अच्छे से, ऑल्दो अभी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये लोग बना रहे हैं, अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डेवलप कर रहे हैं। तो कुछ टाइम पहले भी अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था, पर इस चीज की ना पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या उनके पास में प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है। अब आप लोग ये जानते ही हैं कि अमेरिका कितना ज्यादा एडवांस है अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने के बारे में बात करें तो। और उसके साथ ही साथ इजराइल ऑल्दो ये बोलता है, इजराइल के साथ में स्टांस रहता है, किसी को अभी क्लियरली पता नहीं कि उनके पास में इतने ताकतवर न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट ऐसा बहुत हाईली लाइकली चांसेस है कि यूएस ने इजराइल की किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में मदद कर रखी है। तो अभी तो हमें पता है कि यूएस ने और साथ ही में इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया है। और ये एक छोटा सा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर ये पूरा ईरान का हमारा एरिया है, और इन जगहों पर, हर जगह यहां पर अमेरिका ने अटैक किया है। अब यहां पे अगर हम रिटेलिएटरी फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो ईरान के पास में इतने अच्छे से कोई वेपन्स नहीं है कि वो अमेरिका के ऊपर इतने दूर तक वहां तक अपने हथियार पहुंचा सके, वहां पर जाके अटैक कर सके। तो उनके पास में नेक्स्ट ऑप्शन क्या बचता है, वो हम अभी यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सप्लोजन हर्ट्स इन कुवैत, बहरीन एंड अबू धाबी एज ईरान आस्क्स इजराइल टू प्रिपेयर फॉर रिटेलिएशन। यहाँ पे ईरान ने ये भी बोला है इजराइल को कि भैया तुम हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो अमेरिका की शहर में आकर, तो हम तुम्हारे ऊपर ही अटैक करने वाले, क्योंकि अमेरिका तो इतना दूर है, हमारे पास इतने अच्छे हथियार हो या ना हो, बट हम तुम्हारे को तो नुकसान पहुंचा ही सकते हैं ना। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इजराइल भी इसकी लड़ाई में बीच में आ चुका है। ठीक है, तो अब लॉन्ग डिस्टेंस या फिर लॉन्ग रेंज इनके पास में कोई वेपन्स तो अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन इनके पास में क्या बचने वाला है, जो अमेरिका के आसपास के देशों में वहां पे जो बेसिस बने हुए हैं, एयर बेस बने हुए हैं, वहां पर नुकसान पहुंचाया जाएगा, वहां पे हानि पहुंचाई जाएगी अमेरिका को। डायरेक्टली अमेरिका को हार्म नहीं कर सकते, बट एयर बेस को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं ना। तो ईरान ने यही चीजें करी हैं, जो भी उनके पास में थोड़े बहुत वेपन्स अवेलेबल हैं उसका उन्होंने इस्तेमाल करके ये अलग अलग जगहों पे यूएस के नेवल बेसिस को डिस्ट्रॉय किया गया है। ईरान का ये आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से रिटेलिएशन उन्होंने किया है। ये यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लोकेशंस भी आप लोगों के सामने दिखाएंगी कि कौन कौन सी जगहों पर अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं, और साथ ही में अमेरिका के पास में कौन कौन सी हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले हथियार प्रेजेंट है जिसको वो इस्तेमाल कर रहा है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए आप यहाँ पे अच्छे से नेम्स भी पढ़ सकते हैं, एयरबेस भी है यहाँ पे न्यूक्लियर बेस तो नहीं है अमेरिका का, बट यहाँ पर नेवी बेस तो है ही। तो दो तरीके के यहाँ पे अमेरिका ने एयर और नेवल बेसिस यहाँ पे अपने बना रखे हैं, जिसको वो पूरे भरपूर तरीके से यूटिलाइज कर रहा है कि ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करी जा सके। बट ईरान क्या करेगा रिटेलिएशन में, इन्हीं सब बेसिस को, इन्हीं सब जगहों को यहाँ पर वो डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये यहाँ पे कुछ और ज्यादा मैंने यहाँ पे एसेट्स के बारे में बात करी है कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर हम आगे चलें तो ये यहाँ पे एरियाज हैं जहां पर इस समय पे अटैक्स करे गए हैं। तो इन सब चीजों के जरिए आप समझ सकते हैं कि यूएस किस तरीके से ईरान के पूरा पीछे पड़ा हुआ है, और यूएस ये चाहता है कि वहां पे उनके पास में किसी भी तरह की पावर नहीं पहुंचनी चाहिए कि वो न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर ले, क्योंकि अगर उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी हार्नेस कर ली तो ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, उनका ऐसा कहना है कि ये पूरी की पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा हानिकारक रहने वाला है। तो संघर्ष की स्थिति अगर अमेरिका और इजराइल के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला पूरा आपका कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और तेल अवीव आप यहाँ पे समझ ही सकते हो, ये इजराइल की कैपिटल है। तो यहाँ पे सीधा ईरान तेल अवीव में तो जाके अटैक कर ही सकता है। तो एक्टिव जोन
ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है अगर हम आज की बात करें तो। और अगर हम कार्यकारी संघर्ष के बारे में बात करें तो अमेरिका और इजराइल ने प्रीएम्प्टिव हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, मतलब पहले से ही उन्होंने कॉम्बैट ऑपरेशंस अपने शुरू कर दिए हैं। उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य ये है कि वहां के जो सर्वोच्च नेता है खमेनी, सर्वोच्च नेता जो है वहां के, उनको पकड़ के कैप्चर कर लिया जाए, क्योंकि उन्हीं के राज्य में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ऑल्दो ये बोला जा रहा है कि वो वहां से भाग चुके हैं, ईरान के एरिया से भाग चुके हैं, उनको किसी शेल्टर में जाके वहां पे उन्होंने शरण ले ली है अपनी, बट तब भी इन लोगों के पास में कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी तो होती है और यूएस इतना ज्यादा एडवांस तो है ही। तो ये ड्रोन के जरिए, ये लोग मिसाइल्स के जरिए, ये लोग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए कहीं ना कहीं से ढूंढ कर इन लोगों को निकाल ही ले रहे हैं। तो पूरा इन्होंने ये सोच रखा है कि वहां के जो सर्वोच्च नेता खमेनी है उनको बिल्कुल जान से मारने का अमेरिका ने यहाँ पे अपना निर्णय ले लिया है। ईरान ने और इजराइल और अमेरिका के ठिकानों की ओर मिसाइलें दागी जा रही हैं, दोनों दो तरफ है, इजराइल वहां पर हो गया, ईरान यहाँ पर हो गया और अमेरिका बिल्कुल दूर हो गया वहां पे। अमेरिका के ऊपर तो कुछ नहीं कर सकता अभी ईरान, पर जो उसके नेवल और एयर बेसिस है वहां पर तो मिसाइल से वो अटैक कर ही सकता है। तो जून 2025 में भी अटैक किया गया था, क्योंकि ये आज की पहली शुरुआत नहीं है, ये कोई आज से नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। बट ये था कि बस ये कब एस्केलेट होगा, कभी और ज्यादा खतरनाक बनने वाला है, वो मोड इसने आज ले लिया है, वो मोड इसने आज ले लिया है। तो अगर हम पहले से बात करें तो 12 दिवसीय युद्ध यानी कि जून 2025 में जो यहाँ पर अटैक किया गया था, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा था, तो ईरान की वायु रक्षा प्रणाली कमजोर हो गई थी लेकिन मिसाइल क्षमता बची रह गई थी। तो उनकी अदरवाइज जो यहाँ पे एयरफोर्स है वो कम हो गई थी, मतलब क्योंकि काफी ज्यादा उसमें जान चली गई थी लोगों की, जो वहां पे उनके फाइटर्स थे उनकी जान चली गई थी और उनके जो इक्विपमेंट्स थे इंपॉर्टेंट वो सब डैमेज हो गए थे। बट उन्होंने अपने पास में लास्ट हथियार तो बचा कर रख ही लिया, उन्होंने मिसाइल तो बचा कर रख ली कि चलो हमारे पास लोग नहीं है फाइटर जेट चलाने के लिए, फाइटर जेट को अपने निशाने तक पहुंचाने के लिए, अटैक करने के लिए, हम सीधा मिसाइल छोड़ देंगे। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरम बीच में अगर हम बात करें तो बीच में क्या हुआ, परमाणु वार्ता उनकी विफल हो गई, यानी कि उनकी जो न्यूक्लियर एनर्जी वो डेवलप कर रहे थे, यूरेनियम को हार्नेस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, वो भी ऐसा माना जा रहा है कि उसको भी फेल कर दिया गया। क्योंकि अगर सेम अगेन वही बात आ जाती है, इनके पास में न्यूक्लियर एनर्जी पहुंच गई तो आप सोच ही सकते हैं कि सीधा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास में वो न्यूक्लियर एनर्जी पहुंच रही है, और अगर वहां पर पहुंच गया तो अमेरिका तो क्या, पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं उनको कितनी ज्यादा हानि पहुंचने वाली है, मतलब टेररिस्ट्स का राज हो जाएगा और हमें तो बिल्कुल एकदम डर कर ही रहना पड़ेगा। अगर हम आज की बात करें तो इजराइल ने हवाई रक्षा को निशाना बयां कर दिया है और अमेरिका के परमाणु बंकरों को खमेनी को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। तो अमेरिका इजराइल दोनों अंडर अटैक ही हैं, उनके जो बेसिस हैं इंपॉर्टेंट वो तो अटैक में ही है, बट ये जो खमेनी है उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। अभी भी अमेरिका उसकी सर्च कर रहा है। ये यहाँ पे आप कुछ और ज्यादा मैप में देख सकते हैं कि सर्वोच्च नेता का कार्यालय और हवाई सुरक्षा रेडार को निशाना बनाया गया है। तो यहाँ पे जो उनका मेन जो एरिया था, बोल सकते हैं मेन जहां पर वो रह रहे थे, तो उस पूरे के पूरे एरिया को निशाना बनाया गया है और वहां पर अटैक ऑलरेडी इन लोगों ने कर दिया गया है। अटैक इन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। ये आप देख सकते हो पहले की सिचुएशन है, ये यहाँ पे पहले का नॉर्मल सिचुएशन यहाँ पे दिख रहे हो, यहाँ पर अटैक होने के बाद की। बट ऐसा बोला जा रहा है कि वो इस अटैक से बचकर निकल चुके हैं और उनको कोई भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचा है। तो ईरान ने इसके बदले में जो जवाब दिया है, हमें यह भी समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईरान की इस टाइम पे जवाबी क्षमता कितनी है अगर यूएस कंटिन्यू रखता है ईरान के ऊपर अटैक करना। तो अगर हम वायुसेना की बात करें तो उनके पुराने F-14 और MiG-29 ये तो कुछ भी स्टैंड नहीं करते हैं यूएस की करंट एयर टेक्नोलॉजी के सामने, एयर एविएशन जो इनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी होगी उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। तो और ये तो इनके खराब भी हो चुके हैं, इनके पास में कुछ बचा नहीं है। बट अगर हम बात करें अभी भी मिसाइल्स के बारे में, तो इनके पास में मिसाइल्स बहुत ज्यादा अच्छी खासी है। तो खतरा यहाँ पे इजराइल और अमेरिकन बेसिस को पूरा बना हुआ है, क्योंकि ईरान के पास में अच्छी खासी मिसाइल्स अभी भी बची हुई हैं। ईरान के पास में अभी भी हजारों किलोमीटर दूर की बैलिस्टिक मिसाइल्स है। पॉइंट नंबर 1, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इजराइल और कतर में अमेरिका के बेस को अल उदीद सीधे निशाने पर बना दिया गया है। देखो ईरान यहाँ पे पूरा रिटेलिएशन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, ईरान के पुराने F-14 और MiG-29 लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 और B-2 एक यहाँ पे जो विमान है ना इनका,
ये स्टेल्थ मोड का विमान है, मतलब पता भी नहीं चलेगा, इनकी रेडार बिल्कुल पकड़ भी नहीं पाएगी और ये वहां पे जाके अटैक करके आ जाएगा। ये जो खमैनी के पूरे जो अड्डे पे इन्होंने जो अटैक किया था, ये बिल्कुल इन्होंने इस B2 विमान से ही किया था। उसके साथ ही साथ अगर हम प्रॉक्सी की स्थिति की बात करें, प्रॉक्सी की स्थिति तो हमास और हजीबुल्लाह कमजोर हो चुके हैं और ये अब सीधे तौर पर राज्य बनाम राज्य, यानी कि स्टेट वर्सेस स्टेट संघर्ष हो चुका है। ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और वर्सेस अमेरिका या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इजराइल, इस तरीके का संघर्ष नहीं बचा, इस तरीके की लड़ाई नहीं बची है। ये बन चुका है सीधा का सीधा स्टेट वर्सेस स्टेट, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो टेररिस्ट हमारे संगठन रहे हैं, यहाँ पे जो बहुत बढ़िया काम करते हुए आए हैं पहले से, हिजबुल्लाह और हमास, ये कमजोर पड़ चुके हैं, ये कमजोर पड़ चुके हैं और इनके पास में कुछ भी अब बचा नहीं है। अमेरिका के सामने तो वैसे भी इन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो इनके पास में उसकी जितनी मैच्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ, इनके पास लोग बहुत थे जो बिल्कुल मरने के लिए तैयार खड़े थे। इनके पास में अंदर से जज्बा रखने वाले सेल्फ बॉम्बर्स जिनको हम बोलते हैं, वो ऐसे तरीके के लोग तो बहुत थे, बट अगर ऊपर से आके प्लेन उड़ाकर चला जाएगा तो सेल्फ बॉम्बर्स क्या कर लेंगे। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अमेरिका हमेशा से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजिशन, स्ट्रॉन्ग पावर में रहने ही वाला है। तो इस पूरे एरिया को, ये जो इजराइल का भी एरिया और यहाँ पे ईरान का जो एरिया है, इसको बना दिया गया है आपका नो फ्लाई जोन। क्यों? क्योंकि कभी भी नहीं पता कि कहीं से भी आके यहाँ पे मिसाइल सीधा आकर छूट जाए, और जितनी भी फ्लाइट्स को जाके यहाँ से निकल कर जाना है, उनका सारा का सारा रूट जो है वो डाइवर्ट अभी प्रेजेंटली टाइम पर कर दिया गया है, प्रेजेंटली टाइम पर कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस करा है कि इजराइल, अमेरिका और उसके साथ साथ ईरान, इन सभी का आपस में क्या इशू चल रहा है, इन सभी के आपस में क्या लड़ाई चल रही है। इजराइल अमेरिका एक साइड हो चुके हैं, ये कह रहे हैं कि हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में नहीं चाहते कि इनके पास में किसी भी तरीके की न्यूक्लियर एनर्जी आए। और साथ ही में एक तरफ है ईरान, जो ये नहीं सोच रहा है कि वो बॉम्बिंग भी जो कर रहा है वो तो अपने ही देश, अपने ही जो उसके आसपास के जो देश है जो कभी उसके साथ भी खड़े हो सकते थे, उसी के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है जस्ट बिकॉज उसे यूएस से बदला लेना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ईरान और यूएस की अगर ओपन वॉर होती है, वैसे तो ये ओपन वॉर अभी के समय पे नहीं है, क्योंकि यूएस ने ये बोला है कि हम बस एयर वॉर रखेंगे इसको, यानी कि हम बस मिसाइल गिराते रहेंगे, हम बस अपने विमानों को भेजते रहेंगे, हम उससे लड़ाई करेंगे, हम ऑन ग्राउंड लड़ाई नहीं करने वाले हैं। बट अगर ये ऑन ग्राउंड लड़ाई होती है, अगर ये बिल्कुल ओपन वॉर डिक्लेयर हो जाता है, जैसे कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में हुआ था, जैसे कि रशिया और यूक्रेन के बीच में हुआ था, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होने वाला है? क्या ईरान जीतेगा या फिर यूएस जीतेगा? आपकी जो भी राय है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए, रीसेंट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी कि इशिता के साथ, ओनली ऑन फैक्ट्स विद इशिता।